हाँ तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, क्या हाल चाल आपके आपके सीए हेमंत भैया आपके साथ हैं। भैया आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसके लिए बेटा? आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, जिनका अभी एग्जाम है सितंबर में, या अगले साल जनवरी में, या अगले साल मई में, या अगले साल सितंबर में, या मतलब जिनका एग्जाम सितंबर 2025 या उसके बाद है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं आज, आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में आते हैं 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स, और बेटा वो भी कहाँ आते हैं? आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस के अंदर, जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। सर ये बताइए, आज के आप सब कंप्लीट करवाओगे? जी हाँ। आज हम लोग ने जितने भी आपके अकाउंट्स के चैप्टर हैं, उसमें आज तक जितने भी ट्रू फॉल्स आए हैं या आने के चांसेस हैं, वो अपने सब के सब कवर करने वाले हैं। बेसिकली आईसीएआई के स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास ईयर क्वेश्चंस हम सभी कवर करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे कॉन्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, आपके ये डिस्कस करेंगे क्या कि ट्रू या फॉल्स लिखना है, क्या लिखना है? नहीं बेटा, हम आपको इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में क्या लिख के आना है। देखिए, आंसर लिखना पड़ेगा ना, 2 मार्क्स में केवल ट्रू फॉल्स तो लिखने से काम होगा नहीं, तो अपन उसको पूरा अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास में फाउंडेशन के बच्चों एकदम ध्यान से समझना। चाहो तो 1x स्पीड पे, 2x स्पीड, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन कंप्लीट करना। आपके 12 मार्क्स पास और फेल का अंतर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जामेशन तो इसमें नहीं आता है फाउंडेशन में, मगर आपको एक टोटल क्रॉस करवाने में बहुत मदद कर सकता है, टोटल बनाने में बहुत बहुत मदद कर सकता है। जस्ट मेक श्योर, बहुत अच्छे से ध्यान से इसको हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, इसमें आप क्या करवाओगे? देखो बेटा, इसमें सारे चैप्टर्स आपके कवर हैं, ठीक है। और मैंने साथ साथ आपके जो भी पीडीएफ है, मतलब हर एक अटेम्प्ट के आगे मैं लिख के भी दिया हुआ है कि भैया ये आया कब का क्वेश्चन है, ठीक है। ताकि इन द केस अगर आपको कभी वापस से रेफरेंस करना हो तो आपको पता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन सभी दे दिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो भैया, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं अपना टू फर्स्ट लेके प्रभु का नाम। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो, भैया आए करवा के जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आई होप सो कि अब इस समय आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो तैयार होंगे, जो भी चीजें हैं। इसके अलावा और भी हम लोग क्या प्लान करेंगे, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। प्लस एक पीडीएफ कैसे मिलेगी, वो आपको वीडियो के अंत में या मिडिल में कहीं में हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ से वीडियो लेना है, मतलब पीडीएफ मिलेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है यार, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एकदम इजी इजी कुछ क्वेश्चन है, करते हैं यार। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन, और देखो आप लोग प्लीज ना सॉल्यूशन की तरफ देखना मत, मतलब कोशिश करो ना देखो, अपने से जवाब दो क्वेश्चन सुन के। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पागल है क्या यार? पहली बात तो देखो इसका ना 2 स्टेज है। ट्रू फॉल्स प्लस लिखना क्या है, तो सर्कल देकर हमें फील तो हो जाता है कि यार 80-90% में हमें पता चल जाता है यार ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन लिखे क्या, वो दिक्कत होती है। तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, या बुक कीपिंग करता कौन है? सिंपल अकाउंटेंट, मतलब एक जूनियर अकाउंटेंट। अकाउंटिंग तो बड़ा काम हो गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉल्स। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तो नॉर्मल बात है। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर सब्जेक्ट, इट कॉल्स फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। भैया जानकार बंदा करेगा, ठीक है। एक और obtained from the bookkeeping and ability to analyze, interpret the information provided by the bookkeeping. bookkeeping बेटा देखो, bookkeeping क्या करता है? बस रिकॉर्डिंग करता है, while accounting concerned with summarizing of an accounting system। ठीक है, चलिए आगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब देखो अगला क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग covers the preparation and interpretation of financial statement and communication to the user। नहीं बेटा नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है। ये वाला काम कौन करता है? देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होता है जो कि मैनेजमेंट अपने इंटरनल यूज के लिए करवाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे यूजर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो भैया ये किसका काम होता है? ये हमारा काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। क्लियर हुआ? चलिए अगला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया ना। जो इंटरनल रिपोर्टिंग वाला काम होता है बेटा, वो किसका होता है? मैनेजमेंट का। तो पागल है, दोनों किया हुआ है? नहीं, यही तो एग्जाम में आएगा ना। चलो आगे देखते हैं। कस्टमर ऑफ अ बिजनेस, देखो हम लोग जहां पे टाइम देना होगा वहां पे टाइम देंगे, जहां पे टाइम उतना नहीं देना होगा वहां पे हम लोग डिस्कस करके आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। कस्टमर ऑफ अ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर एज यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। पागल है क्या है? जो कस्टमर है उनको जरूरत नहीं होगी, उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला धंधा कितना बड़ा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नो फर्स्ट। Customer are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less dependent on the supply of goods।
आप समझो, जैसे ही मान लो हमने कहीं से हम रेगुलर कस्टमर होना चाहते हैं कि भैया वहां से हम रेगुलर अपना रॉ मटेरियल मंगवाएं या कुछ भी मंगवाएं, वॉट एवर इट इज, ठीक है। अब मान लो अगर वो धंधा ही सामने वाले का सही नहीं चल रहा, अचानक से वो बंद हो गया, तो मेरी भी तो सप्लाई रुक जाएगी ना, तो मेरा भी तो काम रुकेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि यार सामने वाले में क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। चलो आगे, अगला क्या है? अगला है समराइजेशन इज द बेसिक फंक्शन। क्या बोला? Summarizing is the basic function of accounting. All business transaction of a financial character evidenced by the sum document, sales bills, ये वो गलत बात। देखो, बेसिक जो फंक्शन होता है ना, वो होता है रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन आया, उसको हमने पास अपने प्रॉपर तरीके से अपने पास रिकॉर्ड किया, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया है, क्या दिया है? समराइजिंग नहीं भैया, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। समराइजिंग क्या होता है? कंसर्न विद द प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफाइड मैनर टू द इंटरनल यूजर्स एज द एक्सटर्नल। देखो, जो हमने अंडरलाइन करा है ना, वो आपके कहीं ना कहीं कीवर्ड हो जाएंगे कि एग्जाम में इतना तो मेंटेन करके आना कि भैया यहाँ पे समराइजिंग का क्या काम होता है? प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, यूजर्स को कम्युनिकेट करना, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्या होता है? बेसिक फंक्शन होता है। रिकॉर्डिंग तो बुक कीपर भी करता है ना, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन, ये सब किसका काम होता है? अकाउंटिंग वाले का, ठीक है। चलो, अभी ऊपर किया था ना ये वाले ट्रू फॉल्स में, ये वाला किया था ये सारे ट्रू फॉल्स में, ठीक है। चलिए, तो आप चाहो ना इसको लिंक कर सकते हो अपने नॉलेज के लिए। एक हमारा ये वाला हो गया और ये वाला आपस में लिंक हो गया, ठीक है। चलिए आगे, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन। भैया देखो, यहाँ पे ना दो टर्म होता है, जैसे जैसे होता है अपन डिस्कस करते चलते हैं। आप लोग ना कहीं ना कहीं लिखते चलना, ठीक है। हम इसी शीट में आपके डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एक होता है फाइनेंशियल रिजल्ट, एक हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल रिजल्ट। ये किसकी बात करता है सर? ये हमारी बात करता है प्रॉफिट और लॉस की। जबकि हमारा दूसरा क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो हमारी बात करता है, बेसिकली बात किसकी करता है? बैलेंस शीट की, जिसमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या बोला है? बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन द डे एंड नॉट फॉर द फ्यूचर डे। भैया ये भी सही है। पहली बात तो बैलेंस शीट अपना पोजीशन शो करता है, दूसरा क्या बोला है? ऑन अ डे, क्योंकि हमें पता है ना, जो बचपन से कहते आए ना यार, देखो प्रॉफिट लॉस की फोटो ऐसे बनती है फॉर द ईयर, बैलेंस शीट क्या बनती है? ऐसे बनती है, एज ऑन ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो अपना ये आ गया, ठीक है। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है भैया, ये तो सही है। अगला हमारा क्या है? अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ascertaining द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है भैया। देखो यहाँ पे क्या है? टू बुक कीपिंग कंसर्न विद द कंप्लीट रिकॉर्डिंग, और उसका इफेक्ट अल्टीमेटली ट्रांजेक्शंस पे क्या क्या है, होता है ना, प्लस माइनस डेबिट वाली कहानी, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर? अब देखो, यहाँ पहले चैप्टर में से आपका कोई भी पास्ट ईयर पेपर या क्वेश्चन अभी तक एमटीपी आरटीपी नहीं था। ये आपके किसके क्वेश्चन थे बेटा? ये आपके स्टडी मैथ के क्वेश्चन थे। अगले अगले पे चलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ठीक है। अब चलिए देखो, द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर, द ओनर इज नोन एज मैचिंग। नहीं भैया देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया? मैचिंग। मैचिंग ये नहीं बताता है आपका, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? कहाँ गया? या मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? हम उस साल की इनकम प्लस उस साल की इनकम के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके लिए, उसको हम क्या करते हैं? एक साथ दिखाते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हल्का सा बताते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो क्या है ना, यहाँ पे अपना एक रिवीजन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बोल के निकल गए। मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफी है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है? मान लो आपने ये देखो, मान लो हम एक सिंपल एग्जांपल दें। आपने मान लीजिए स्टॉक को परचेज किया 2 लाख का। ये बताओ, आपने 60% ऑफ द स्टॉक को सेल किया है किसमें? 1.5 लाख में। है, बताओ प्रॉफिट और लॉस। बहुत सिंपल है, बताइए प्रॉफिट और लॉस। सर यहाँ पे क्या होता है? या देखो सर, हमने यहाँ पे क्या दिखा कि सर मेरा यहाँ पे, एक सेकंड देना। सर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 लाख का स्टॉक था और उसको 60% हमारा हुआ, तो कितना हो गया? 1,20,000। तो इसको हमने सेल कितने में किया? 1.5 लाख। तो यहाँ पे क्या हो गया? 30,000 आया ना प्रॉफिट। अब देखो, जब मान लो अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे क्या आती है? सेल। ये कितना हो गया भैया हमारा? 1.5 लाख। टाइम यहाँ क्या आता है? परचेस। परचेस तो हमारा 2 लाख था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो आपने किया, तो यहाँ पे क्या 50,000 का लॉस दिखाया है कि 30,000 का प्रॉफिट दिखाया है? सर हमने तो यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट दिखाया है। ये 30,000 का प्रॉफिट कहाँ से आया? क्योंकि इस इनकम को जनरेट करने के लिए मैंने खर्चा कितना किया था? 1,20,000। स्टॉक तो उतने का लगा था ना, तो उसी खर्चे को मैच किया ना।
एग्जैक्टली इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, 80,000 है ना, 2 लाख में से 1.2 लाख माइनस किया था ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा प्रॉफिट आ गया था 30,000। क्लियर हुआ अब आप लोग को मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऐसे हम लोग क्या है, जहां पे भी अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे वो कवर करते चलेंगे। चलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस statement of organization. If any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue. यहाँ पे क्या कीवर्ड है जो आप एग्जाम में लिख के आओगे? Expenses related to earn that revenue should also be recognized. क्लियर हुआ? देन चलो मैचिंग कॉन्सेप्ट अपना हो गया। आगे एंटिटी तो बड़ा सिंपल होता है, एंटिटी तो बताते हैं। एंटिटी क्या बोलता है? सिंपल लैंग्वेज में एंटिटी बोलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको अपन आपके भैया लैंग्वेज में बोलते हैं भैया धंधा अलग और बंदा अलग। इसलिए क्या होता है भैया, अंबानी जी अलग है, रिलायंस अलग है। चलो एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स द एंटिटी दैट द एंटरप्राइज लायबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल। भैया एक तरह से क्या होता है, देखो यहाँ भी बेसिकली ये बोलता है ना, जो हमारा कैपिटल है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी तो लाइबिलिटी ही हो गई। और ये लाइबिलिटी हमारी कौन सी होती है? इंटरनल लाइबिलिटी। क्योंकि भैया सबके बाद पैसा देना है लेकिन देना तो है ना। हाँ तो भैया ये भी सही है ट्रू, सिंस द ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल ही कैन क्लेम द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। और भैया लास्ट में उनको क्या होता है कि अपना पैसा ही वापस लेना होता है। चलो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है कि इस साल में पैसा दिए ना दिए, इस साल में पैसा आया ना आया, अगर इनकम ऑकर हो गई, मतलब मान लो सेल कर दिया, भले क्रेडिट सेल कर दिया, रिकॉर्ड कर लेना। मैंने परचेज कर लिया, भले क्रेडिट पे किया, वो कर लेना। मैंने रेंट देना था, अभी दिए नहीं है, भले ही अगले साल देंगे, मतलब कि मान लो मार्च का अप्रैल में देंगे, लेकिन मार्च के खर्चे में तो आ गया। ऐसे ही कमीशन हमने मार्च में कमा लिया, मिलेगा कहाँ? अप्रैल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्च की इनकम हुई ना। तो भैया ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है कि इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव और पेड। ठीक है चलिए एक्चुअल क्या बोला है? देखो अब गलत है ना। एक्चुअल मीन्स मनी रिसीव्ड और पेड, नॉट रेवेन्यू एंड कॉस्ट अर्न और इनकम, जबकि यहाँ पे गलत है भैया। अभी तो अभी क्या बताया आपके सर ने, आपके भैया ने? भैया देखो हमारा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द अदर इवेंट आई रिकॉग्नाइज ऑन मर्केंटाइल। मर्केंटाइल बेसिस का मतलब ही एक्चुअल बेस होता है, कोई नया वर्ड नहीं है, ये लिख के आना। व्हेन दे आर, क्या लिखा है? व्हेन दे ऑकर एंड नॉट, ये लिख के आना, नॉट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव और पेड, दे आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कम से कम ये 2 लाइन तो लिख के आना। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलिए ये कर लेना, आपके 12 मार्क्स कंफर्म है बेटा। ठीक है कंजर्वेटिव में क्या बोलता है? कंजर्वेटिव में बोलता है भैया प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होप फॉर द बेस्ट। मतलब इनकम हो ना, अगर इनकम होने के चांसेस हैं तब तो भैया वेरी गुड, जब होगा दिखा जाएगा। लेकिन अगर लॉस होने के चांसेस हैं तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। ठीक है होप फॉर कंजर्वेटिव बोलता है क्या है भैया, एक तरह से पट्टू। ठीक है कि भैया तैयार हैं, कुछ हो ना जाए हमारे साथ, चलो तो पहले से रिजर्व बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। चलिए कंजर्वेटिव्स में स्टेट दैट देयर इज नो चेंज काउंटेड अनलेस इट इज मटेरियलाइज। ऐसा नहीं है बेटा, लायबिलिटी बनने तक का वेट नहीं करेंगे, लग रहा है कि नुकसान हो सकता है तो कर लेंगे। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल क्या जाता है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बनाते हैं ना यार। यहाँ पे क्या बोला है? बोला है द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड। देखो अब ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा बोलता है कि भैया हमें, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब तक असली में हुआ नहीं तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कौन बोलता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है तो चाहो तो इसको स्टार मार्क कर सकते हो। भैया यहाँ पे ये नहीं बोला है कंजर्वेटिव में क्या बोलता है, ये बोला है कि भैया रियलाइज करने वाले को हम क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन। ठीक है चलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इंप्लाइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं बेटा, एंड नॉट अलाउड टू इंट्रोड्यूस। नहीं बाबू देखो समझो, होता क्या है नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं बोलता है कि आपको चेंज नहीं कर सकते, अगर आप कुछ इंप्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है मेथड ऑफ अकाउंटिंग consistency does not for sale does not imply non flexibility and not allow introduction of it ना। बट देखो यहाँ पे तो ये खुद ही एक्सप्लेन नहीं किया है, ये सब आईसीआई का सॉल्यूशन है, वहीं से एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठाया हुआ है, तो वही नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, बात खत्म। एग्जाम में इतना लिख के आएंगे फुल नंबर मिलेगा। सर मान लीजिए मैं समझ ही नहीं आया, अरे कुछ नहीं आया, ट्रू फॉल्स के बाद सेम कहानी सेम सेंटेंस तो रिपीट कर सकते हैं ना कम से कम। सभी क्वेश्चन मत करना, जिसमें नहीं आया उसमें तो कर ही सकते हो। ठीक है चलो आगे आया क्या है? द मेटेरियलिटी डिपेंड अपॉन द
मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का मतलब क्या होता है सर? मटेरियल का, ये देखो, एक होता है फुल डिस्क्लोजर, उसी का एक्सेप्शन होता है मेटेरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ बताओ, मेटेरियलिटी बोलता है देखो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हमारा क्या होता है ना, मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी देखो, मेटेरियलिटी ये बोलता है आप वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, ठीक है, जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकिंग को, इन्वेस्टर वगैरह इफेक्ट कर सकता है। वो इंफॉर्मेशन हमारी कौन सी होती है? मटेरियल होती है, ठीक है। डिपेंड ओनली अपॉन द अमाउंट, नहीं भैया देखो, एंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। भैया ये बताओ, 5 लाख मान लो आपके सर के लिए बड़ा रकम है, अंबानी के लिए तो नहीं है। अब अमाउंट नहीं, हमें धंधे के कंपैरिजन में वो अमाउंट देखना पड़ता है। नेचर, नेचर भी देखना पड़ता है भैया। मान लो कि 5 लाख का है, लेकिन मान लो कोई फ्रॉड के लिए पेनल्टी लगी थी, तब देखना पड़ेगा ना। एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, मान लो लॉस बाई थेफ्ट है, तब तो दिक्कत है। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ पर्सनल मेकिंग नहीं भैया, केवल अमाउंट में सबसे मतलब होता है। फर्स्ट, एज पर मिलिटरी प्रिंसिपल ऑल आइटम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और भैया यहाँ पे एंड नॉट अपॉन वाले समय पता चला कि नहीं भैया स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन हमें सबसे मतलब होता है, ठीक है। Accrual basis of accounting is a method of recording by which revenue and cost are asset and liability are reflected. Accounting is real, फिर से गलत है, सेम सिमिलर टाइप का। ये वाला कौन सा सिमिलर हो गया? नंबर 7 और अभी देखो नंबर 3 और नंबर 7 एक तरह से हो गया ना, सेम दोनों बोला है कि भैया कैश वाला है, तो सेम ऐसे ही टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है? नहीं भैया, कैश बेसिस बोलता है जहां पे हम एक्चुअल पेमेंट और रिसीव के बेस पे सेंटेंस चिपकाया है, ठीक है। सर ये बताइए हम दोनों में करेंगे क्या? एक्चुअल मींस यहाँ पे क्या दिया है? एक्चुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इज द मेथड। आप कुछ भी एक्सप्लेन करके हम तो बोलते हैं दोनों लिखाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक्चुअल लिखाना और बोलना कि भैया ये वाला काम जहाँ पे कैश पे और रिसीव होता है उसको कैश बेसिस बोलता है, ठीक है। अपने को रिस्क नहीं लेना ना, 2 लाइन में क्या मेहनत लग जाएगी। लिख के आओ, पूरा नंबर लेके आओ, नंबर का सवाल है, इतने महीनों से आपने मेहनत किया है, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। देखो ये अपना, अब देखो इस ये वाला चैप्टर का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन, हम कन्वेंशंस का हमारा क्या हो गया? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। अब आता है पास पेपर, इसमें से जो भी हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे वो तो भैया वहीं से हो जाएंगे। देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन कब आया हुआ है? आरटीपी June 24, ठीक है। चलिए, अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू इस बिजनेस। अब देखो होता क्या है आप समझिए। अगर हमारा ना अजम्पशंस होता है, देखो हमारे 2 अजम्पशंस होते हैं। एक हमारा क्या होता है बेटा? एक हमारा होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग, एक्चुअली मैं ऐसे लिखता हूँ, हम क्या बोल रहे हैं समझिए इस चीज को, ठीक है। जहां पे मेरा गोइंग कंसर्न फॉलो होता है, वहां पे हम क्या बनाते हैं? एक्यूअल के बेस पे। भैया ठीक है, पैसा तो आना है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, धंधा तो चलता जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो पाता है, तो हम किस बेसिस पे काम करते हैं? कैश बेसिस पे। पैसा आएगा तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस, ठीक है। चलो, क्योंकि कल किसने देखा, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये हो गया कि भैया कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या होता है? डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ हिज प्लांट्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ। द बैलेंस शीट ऑन इतना शुड बी कंटिन्यू टू इंडिकेट द प्लान। अब देखो यहाँ पे एक दूसरी चीज हो जाती है, क्या होता? शकल लिखी तो एक्स्ट्रा बता दिए, ध्यान रखना। देखो अब क्या होता है ना, हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब है कि भैया जब खरीदे थे। अब क्या होता है बेटा कि ये अब तो धंधा बंद होने वाला है ना, तो ये देखो कि भैया कितने कितने में ये मेरा सामान निकलने की बातें हो सकती है, रियलाइजेशन, रियलाइज वैल्यू वगैरह। तो फिलहाल देखते हैं। फर्स्ट, द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, ठीक है। तो हम हिस्टोरिक कॉस्ट पे नहीं दिखा सकते। शुड बी स्टेटेड एट द रियलाइजेबल वैल्यू। आ गया ना कि भैया कितने में हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। देखिए देखो अब 2 दिन बाद धंधा बंद हो जाएगा, तो 10 लाख का क्या दिखाएं? 7 लाख में बिकेगा, 6 लाख में बिकेगा, 12 लाख में बिकेगा, उतने पे दिखाओ ना। क्लियर होता है? यहाँ पे हमने क्या सीखा? अगर मेरा गोइंग, अच्छा यहीं पे लिख देता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? जो हमारा फिक्स एसेट होता है वो यहाँ पे किसमें दिखता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और ये किस पे दिखा है? रियलाइजेबल वैल्यू पे। देखो ये सब जो छोटी छोटी चीजें आपको डिस्कस करते चल रहे हैं ना, आप प्लीज उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलना एक कॉपी में, ठीक है। तो आपको फायदा आएगा, ठीक है। या फिर एक पेज एक्स्ट्रा कोई ले लो जिसपे लिख लो,
एग्जाम में यही चीजें काम आएंगी बेटा, क्योंकि देखो इसमें भी ना इतने सारे ट्रू फॉल्स हैं, आप सब करके जान ही सकते हो। जिस पे आपको दिक्कत हो, जो अभी आपको डिस्कस कर दें, स्टार मार्क करवा दें, वो सब जरूर देख के जाना। चलिए आगे आगे आएगा तो हमारा क्या होगा, तो कौन सा कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स में तो देखो अभी उन्होंने पहले किया था, ठीक है। अब देखो कंजर्वेटिव्स में से होता क्या है, आने वाला एसेट तो हम उतना रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो भैया इससे क्या हो जाएगा मेरा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। बात तो सही है ना भैया, जो एसेट हो सकता है कि हमें प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है, वो हम अभी अपने पास लिखे ही नहीं है। कंजर्वेटिव्स स्टेटेड अकाउंटिंग शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, however they should provide for all possible losses। भैया ये तो अपना मेन डेफिनेशन ही हो गया। imprudent uses of concept of conservatism may lead to, देखो हुआ क्या बेसिकली समझिए, यहाँ पे भाई सिंपल चीज है, एसेट कम हो दिखाए जितना होना था, लाइबिलिटी हो सकता है ना हो तब भी प्लस कर दिए, तो भैया एसेट तो अल्टीमेटली अंडर स्टेटमेंट ही हो गया ना, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ऐसे ही आ जाए, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी आ जाए, तो उसको भी ट्रू करके आना, ठीक है। चलो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उतना होगा। ये हमारा क्या है, एक्चुअल इम्प्लाइज, पागल है क्या है, एक्चुअल तो अलग ही बोलता है ना, एक्चुअल इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, बट implies due or accrual basis। accounting involves recognition of asset cost, यहाँ पे वर्ड क्या है, when they accrual base of accounting involves recognition of revenue and cost whether they accrue respective हाँ, when they accrue, यहाँ पे क्या है important, when they accrue, when they accrue irrespective ऑफ एक्चुअली इस ऑफ पेमेंट, इस ऑफ पेमेंट। तो भैया पैसा आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अल्टीमेटली क्या है कि भैया इनकम हो गया तो एक और करेंगे, और अगर एक्सपेंस हो गया तो उसको भी देख लेंगे। द फाइनेंशियल शिपिंग आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न। बाबू देखो हमारी क्या होती है, दो तीन फंडामेंटल अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, उसको और भी डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, उसमें से एक हमारी क्या होती है, गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न, एक्चुअल और कंसिस्टेंसी, जो लिख देता है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, ठीक है। आप भी लिखते चलो, मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है। हमारी क्या होती है ना, थ्री फंडामेंटल होती हैं, थ्री क्या होती हैं, फंडामेंटल होती हैं। फंडामेंटल इसको क्यों बोलते हैं वो भी बता देता है। पहला क्या होता है, एक्यूअल, दूसरा हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंसी, और तीसरा हमारा क्या होता है, गोइंग कंसर्न। ये हमारी तीन बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस होती हैं जिसको हम मान के चलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, देखो क्या होता है ना, कई बार आप जो किए हो उसको दिखाओ, ठीक है, मतलब डिस्क्लोज करो। ये अगर नहीं फॉलो किए हो तो दिखाओ, अगर नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि भैया ये तो किए ही होंगे, हमारे यहाँ ऐसा तो होता ही है, ठीक है। तो इसकी बात करता है, एक्चुअल, कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न। अब देखो इसी में से एक हमारा अभी पॉइंट कौन सा आया, क्या, फाइनेंशियल शिपिंग आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द assumptions enterprise going concern will continue its operation। भैया हम क्या मानेंगे, भैया धंधा 2 दिन में बंद हो जाएगा, नहीं, हम मानते हैं धंधा चलता चलेगा। चले चलो, लगान फिल्म का गाना, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो, क्या बोला, आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द assumptions, भाई फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption बताया ना अभी 3 ठो। गोइंग कंसर्न विल कंटिन्यू। चलो आगे, अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बेटा समझो, में अगर अच्छे देते हो जाते हैं, जो समय पे पैसा देते हैं, तो भैया क्या होता है, हम उनको डिस्काउंट देते हैं, तो भैया ये मैं एक्सप्रेस टाइप का हो गया कि हमें कम पैसा मिलेगा। अगर क्रेडिटर मतलब हम अगर किसी को सही से पैसा देते हैं, तो हो सकता है हमें कम पैसा देना हो, वो हमें डिस्काउंट दे दे, तो वो हमारा फायदा हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ध्यान रखना उसको कम पैसा देना होगा हमें। ऑफन नॉट प्रोवाइडेड, भैया बात तो सही है, ये देखो ये एक तरह से हमारा क्या है, फायदा, एक्सपेक्टेड फायदा, तो इसको तो हम कहेंगे नहीं, क्यों, कंजर्वेटिज्म। देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, सही बात है भैया ये तो। टू, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल प्रोविजन इज मेंटेन फॉर लॉस, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट हो गया, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया, ना कि क्रेडिटर, डेटर, ध्यान रखना इसको स्टार मार्क कर लो, अच्छा है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज एन इनकम, क्या है, इनकम है, क्लियर हुआ, तो हम इसको नहीं कहेंगे। एज पर द कंजर्वेटिव्स द अकाउंटेंट्स शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट एंटिसिपेट, भैया ये तो नॉर्मल कहानी है, ये तो ट्रू है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड लायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर, भैया ये भी सही है हमारा, भैया क्या वर्ड यूज किया, रेलेवेंट एंड रिलायबल, ठीक है, ठीक है, रेलेवेंट एंड रिलायबल। चलो एक बार देख लेते हैं लिखा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द
बिजनेस इंटरप्राइज टू द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल यूजर, ठीक है, वो टू द मैनेजमेंट बोला है, टू द एक्सटर्नल यूजर बोला है, खींचा है केवल, विच इन टर्न विल हेल्प टू टेक अ रीजनेबल एंड रैशनल डिसीजन। ये लाइन लिख सकते हो, बस अब लिखना था कुछ भी लिखा है, ठीक है, इतना बहुत है। चलो आगे, ठीक है, मैचिंग, मैचिंग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो मैचिंग क्या होता है ना, सही बात है, एक्यूअल बोलता है ना कि भैया इस 12-12 महीने को डिवाइड कर दो, इस साल की इनकम इस साल का एक्सपेंस, उसी ने जन्म दिया है मैचिंग को। तो भैया ये दोनों भाई भाई होते हैं। कौन कौन से भाई भाई होते हैं सर हमारे? हमारे एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, और भैया एक हमारा होता है एक्यूअल। भैया ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं? कजन ब्रदर, भाई भाई, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्यूअल। और बड़ा भाई कौन सा? एक्यूअल। देखिए इसी के बेसिस पे भैया, इसके नक्शे कदम पे, बड़े भैया के नक्शे कदम पे हम चलते हैं। और देखो सीधी बात है, इसको ध्यान में रखना, क्या ए से एक्यूअल, ए सबसे पहले आता है तो बड़ा वो होगा ना, तो दूसरा वाला उसको फॉलो करता है। यहाँ पे क्या हो गया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्यूअल को मैच करने की कोशिश करता है। अब ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एक्यूअल consider the occurrence of the expense and income and do not कंसर्न विद द कैश वाला बात बोला होगा, ठीक है। चलिए, ये अपना 2 चैप्टर हो गया, डन, क्लियर। चलो अब देखो क्या होता है ना, ये कैपिटल रेवेन्यू पे चलने से पहले हम लोग क्या है कि एक बार कैपिटल रेवेन्यू के पहले बारे में हल्का सा कुछ समझ लेते हैं, तो पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार आता है, तो कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन से आप फील क्या करते हो? सर कैपिटल वाला बड़ा वाला होता है, रेवेन्यू वाला छोटा वाला होता है, हम लोग इसकी समरी बनाते हैं, बहुत डिटेल नहीं, एक छोटा सा बना लो कहीं पे, ठीक है। ये होता है हमारा कैपिटल और एक हमारा होता है रेवेन्यू। अब देखो क्या होता है ना, कैपिटल का मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाती हैं, ये एसेट को और लाइबिलिटी को, दोनों में से एक को इफेक्ट करेगा। रेवेन्यू वाला ना एसेट को इफेक्ट करता है एंड ना ही वो लाइबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये वाला नॉर्मली हमारा क्या होता है? नॉन रेपिटेटिव, रेपिटेटिव या नॉन रिकरिंग। जो हमारा रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? नॉर्मली रेपिटेटिव होता है या रिकरिंग होता है। सर ये हमारा क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इससे सर एसेट की ना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मान लो कोई सेविंग हो गई आगे चलकर वर्किंग कैपिटल में, या फिर यूनिट ज्यादा बना दिए, इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा क्या करता है? बेसिकली एसेट की प्रोडक्टिविटी मतलब वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन ये हमारा क्या करता है? मेंटेन रखता है चीजों को, ठीक है भैया। जैसे कि ये हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यहाँ मैंने क्या किया? एक रूम एक्स्ट्रा बना दिया, क्लियर हुआ आपको? ठीक, और अभी आगे आएगा तो देख लेते हैं। आज प्यार बच्चों चलिए कि अपना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रेवेन्यू का अभी कॉन्सेप्ट कवर हुआ था, अभी स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? द नेचर ऑफ द बिजनेस। देखो नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेचर का बिजनेस क्या हो गया मेरा? मान लो कि ये एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कि मेरी फर्नीचर की दुकान है। पहले देखो यहाँ पे स्टॉक क्या होता है, देखो जो हमारा स्टॉक होता है वो होता है एनीथिंग परचेज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। अब यहाँ पे परचेज सेल तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर वाला बात होता है, तो कहाँ जाता है? पीएल में, मतलब रेवेन्यू में, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मली, तो मेरा फर्नीचर क्या कहाँ जाता है? एसेट में, तो बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन अगर मान लो मेरी फर्नीचर की दुकान है तो परचेज हो गया ना, मेरा स्टॉक हो गया, तो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू में। तो ये अपना क्या हो गया? नेचर बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है। द नेचर ऑफ द बिजनेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं सेपरेटिंग। यहाँ पे फर्नीचर वाला एग्जाम्पल दिया। आगे अगला क्या है? एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो हमारा कीवर्ड क्या है? मेजर रिपेयर, ठीक है। क्या वर्ड है? मेजर रिपेयर। अगर मान लो कोई नया मेजर रिपेयर दिया है, मतलब कि भैया वहां पे ज्यादा लगा है, इससे क्या होता है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी में ही बढ़ जाती है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ। तो ये हमारा होता है कैपिटल, ना कि रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंड। अब देखो यहाँ पे ना दो हम क्वेश्चन आपको लिंक करेंगे, एक आपको करेंगे ये वाला थर्ड वाला, या आपको फिफ्थ वाला। थर्ड वाला क्या बोलता है? भैया ऑलरेडी मेरे पास एक फैक्ट्री है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे कोई है केस में चलता रहता है, उसका एक्सपेंडिचर लगता है, तो ये हमारा लीगल डिपार्टमेंट हो जाता है, जहाँ पे चलता है। इससे में क्या होती है ना, कोई देखो धंधा बंद नहीं हो रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं कि धंधा बहुत आगे एक्स्ट्रा निकल गया, तो ये हमारा क्या होता है? मेंटेन करने का काम आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। वही लिखा है, कोई प्रेजेंट कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, नो अदर कैपेसिटी एसेट इंक्रीजेस, ठीक है। अमाउंट स्पेंड। अब तो फिर से देखो, ये प्लेसमेंट की है ना,
बेटा अगर मैंने कोई चीज रिप्लेस किया, मशीन गई दूसरी आई, एक्स्ट्रा नहीं ना ज्यादा हुआ, तो मेंटेन ही हुआ ना, वो भी क्या हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भैया ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अब लेकिन यहाँ देखो, हम लोग ने बचपन में सीखा था और आपको मोस्ट ऑफली आता होगा, फिर लिख देते हैं। सर जब भी हमारा कोई अपना फिक्स एसेट परचेज करते हैं और जब तक हम उसको पुट टू यूज नहीं कर देते हैं, क्या पुट टू यूज नहीं कर देते, उसके जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो लीगल फीस क्या है, एक्वायर प्रॉपर्टी की है ना, तो भैया ये हमारा कहा जाएगा कैपिटल में, तो भैया ये वाला तो सही है, कॉस्ट का पार्ट बन गया। अमाउंट स्पेंड, देखो अब समझो प्लीज, इसको समझो। टेम्परेरी हट का मतलब हो जाता है जब यहाँ कोई बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग तो कई टाइम लग जाता है, साल 2 साल 3 साल। वहां पे जो मजदूर होते हैं ना, वहीं पे नीचे छोटा सा शेड वगैरह बना के झोपड़ पट्टी टाइप का, उसमें रहते हैं उतने दिन, ताकि काम होता है। और जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। वो नेसेसरी खर्चा है ना, उसके बिना कैसे काम होगा। मजदूर कहाँ पे आएंगे, वो जाएंगे जाएंगे तो और लेट होगा। सेकेंड चीज क्या होती है कि उसकी जो कॉस्ट होती है वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कैपिटलाइज होती है। यहाँ पे क्या दिया है, डेमोलिशिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, भैया ये तो ट्रू है। भैया क्या बोलता है, उसकी कॉस्ट में आ जाता है, सिनेमा हॉल यहाँ पे यूज किया है। आगे बोला है आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन। बेटा देखो अगला क्या है, यहाँ पे एक हमारा है लाइफ मेंबरशिप फीस। भैया लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार हो गया लाइफ में, 10 बार हो गए, एक ही बार ना, नॉन रिकरिंग हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल हो जाएगा, तो मतलब रिकरिंग नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो फॉल्स हो गया, ये हमारा कैपिटल होता है। आगे क्या दिया है, हाँ हमने क्या किया, एक हम कैफे चलाते हैं, रेनोवेट किया, जिससे मेरी कैपेसिटी बढ़ गई इतना, कैपेसिटी जैसे ही इंक्रीज हो जाती है वो हमारा क्या हो जाता है, रेवेन्यू की कैपिटल। सर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपने बताया है कि वो हमारा हो जाता है कैपिटल, तो यहाँ पे रेवेन्यू दिया तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गई, जनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो इसलिए कैपिटल हो गया। अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन, वही सेम क्वेश्चन है टेम्परेरी हेड वाला, स्टडी मैथ का, ठीक है। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ इंजन, देखो यहाँ पे क्या दिया, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। लॉन्ग टर्म में तो लंबा फायदा होगा ना यार, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, खर्चा कम होगा, तो हो जाएगा अपना कैपिटल, मतलब रेवेन्यू यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, रनिंग कॉस्ट में ही कम हो जाएगी इन फ्यूचर, बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। डन। सब्सिडी, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस वाले में क्या है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, आप समझो, मैंने किसी को सैलरी पे किया, मैंने रेंट पे किया, मैंने मेंटेनेंस किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, तो मेंटेनेंस में जाए ना, नई मशीन खरीद के प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी तो बढ़े, नई मशीन खरीद के मैंने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रेवेन्यू। यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू, तो भैया ये सही दिया है। सब्सिडी रिसीव ये वाला, मैन्युफैक्चरिंग रिसीव नो इफेक्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, बेटा आप समझो ये वाला इस्तेमाल करो। क्वेश्चन क्या बोलता है प्लीज समझिए। यहाँ बोलता है कि यार इंश्योरेंस क्लेम जो मिला ये हुआ क्या मेरा, इंश्योरेंस क्लेम मिला, मशीन के बदले मिला, रेगुलर मिलेगा नहीं, नॉन ही कहेंगे, तो क्या हुआ, कैपिटल रिसीव। मजे की बात है क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान समझो, इसको डबल इस्तेमाल करो। ये बोला है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाय फायर इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा ये तो सही बोला, हाँ ये सही है, सर ये सही था, कैपिटल रिसिप्ट ये बोला है। चलो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। सेल ऑफ मशीन वाला था प्रॉफिट, जो इसको एक बार डिस्कस कर देता है, इसको डबल इस्तेमाल करिए। हाँ इसको डबल इस्तेमाल करो, ये वाले को, द सेल ऑफ मशीन, देखो इसको ना हल्का सा एक बार कहीं हम आपको बता रहे थे, थोड़े डिस्कस करता हूँ, एक मिनट ना। वहां पे अगर मैंने मशीन सेल करती हूँ, देखो अगर मैंने मशीन सेल किया तो मेरे पास यहाँ देखो, मेरे पास एसेट कितने का था, 1000 था, 1000 का माल, उस पर डेप्रिसिएशन लगा था 100, तो वैल्यू कितनी बची, 900। अब से अगर मैंने सेल किया इसको 1200 में, अगर 1200 में सेल किया तो देखो ट्रांजेक्शन होता क्या है, बैलेंस शीट तो पूरी कम हो जाती है, एसेट कैश में क्या होता है, प्लस हो जाता है 1200, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा 30 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ समझो, जनरली क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो इतना, ये लॉजिक क्या था, सर एसेट हमारा प्लस हुआ, एसेट हमारा माइनस हुआ, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट होता है ना, अगर बेसिक नहीं है कि सर एसेट लायबिलिटी का क्या कहानी चलता है, अगर बेसिक का वीडियो देखना, वो भी सेकंड नंबर वाला 5 मिनट का वीडियो है, क्लियर हो जाएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, वापस से देखते हैं, यहाँ देखो, सेल ऑफ द कैपिटल एसेट एडेड टू द रेवेन्यू टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट। देखो बेटा ये है हमारा क्या, जो हमने सेल किया, बेटा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो है नहीं, मतलब नॉर्मली तो ये करते नहीं है, नॉन ही कहेंगे, तो हुआ क्या, कैपिटल
ICEIPT, कैपिटल एसिड। लेकिन रेवेन्यू में ऐड करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे पूछा नहीं है कि कैपिटल है कि वो है रेवेन्यू, बस ये बोला है कि भैया रेवेन्यू में ऐड करते हैं कि नहीं। हाँ करते हैं, वो देखा था ना अभी, यहाँ पे 300 ऐड किया था ना। ठीक है, चलो आगे। एनी अमाउंट स्पेंड, भैया फिर से वही अगला क्वेश्चन आ गया। अगर मैंने मिनिमाइज किया वर्किंग एक्सपेंस, देखो समझो, फायदा हुआ तो भी खुश हो जाएंगे, नुकसान से बच गए तो भी तो खुश हो जाएंगे ना। तो दोनों ही तो मेरा फायदा वाला काम हो गया ना, स्माइल वाला काम। तो भैया ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिलेगा। अमाउंट देखो फिर से क्या आ गया, रिप्लेसमेंट वाला एसएम का क्वेश्चन लग गया। ठीक है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद, देखो बेटा समझो, ये जो लाइसेंस होता है ना, लाइसेंस बेटा हमारा क्या हो जाता है, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट, इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं और इसकी वैल्यू भी करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, एसेट। तो कहाँ जाता है, ये हमारा हो जाता है बैलेंस शीट में। प्लस इसको हम अमोर्टाइज करते हैं, जैसे कि हम मशीन को डेप्रिसिएशन डालते हैं, इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट पे क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन। तो जितनी लाइफ होगी उस उतने ओवर द पीरियड हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। इनॉग्रेशन एक्सपेंस का मतलब मान लो भूमि पूजन। इनॉग्रेशन एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, वेलकम पार्टी, भूमि पूजन। ठीक है, होता है ना फैक्ट्री वगैरह में, कभी कोई दुकान नया स्टार्ट होता है। अब अगर बेटा वहां पे ये होता है, तो कस्टमर जो आते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता है कि यार सालों का फायदा हो गया, 2 3 4 नहीं, बूस्ट तब मिलता है ना, फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो होता नहीं है एक साल से ज्यादा का। तो भैया ये हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, फॉल्स। इनोगेशन एक्सपेंस इतना है, कस्टमर अपीयरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर मे नॉट जनरेट एनी एंडरिंग बेनिफिट ओवर मोर देन 1 ईयर। नॉट है यहाँ पे, ठीक है, नॉट जनरेट। क्लियर हुआ? चलो, कॉन्टिन्यूस एसेट लायबिलिटी होता है बेटा। इसके पहले हम आपको यहाँ पे 2 चीज बता देते हैं ताकि आपको काम आए, तो इसे हल्का सा पानी पी ले फिर बताते हैं, ठीक है। देखो बाबू, यहाँ पे क्या होता है ना, रिकॉग्निशन, अपना रिकॉग्निशन कहते हैं, ये अपना होता है कि कौन सी चीजें कॉन्टिजेंट एसेट होते हैं, कौन सी चीजें कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में जाएंगी, कौन सी प्रोविजन में जाएंगी और कौन सी में लायबिलिटी में जाएगी। कुछ कीवर्ड बताएं, उसको ध्यान रखना। देखो, अगर आपको कहीं पे मिले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बेटा ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। उसके बाद अगर आपको ये दोनों चीज मिले, प्रोबेबल आउटफ्लो और मेजर कर सकते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ, अगर ये दोनों का दोनों में टिक लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये मेरा क्या हो गया, प्रोविजन। और अगर ये नहीं होता है तब हम क्या मानते हैं कि भैया हो सकेगा तो देंगे, मतलब हो सकता है देना पड़े, लेकिन हम एस्टिमेट नहीं कर पाते, मतलब हो सकता है कि देना नहीं है, बात ही खत्म। हो सकता है देंगे, ठीक है, मेजर भी कर पाते हैं क्या, तब प्रोविजन बनता है। मतलब दोनों अगर हुआ तो प्रोविजन बनेगा, एक भी नहीं हुआ तो मेरी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए। और कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है डिपेंड ऑन सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। क्या लिखा है, डिपेंड ऑन सम फ्यूचर, सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जैसे मेरा कोर्ट केस होता है, हो सकता है कि भैया अगर चल रहा है, हारेगा तो पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे अगर जाएंगे तो वो अपना हो जाता है पहला क्वेश्चन। पहला क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, भैया डिस्क्लोज तो करते हैं ना, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज तो करते हैं। कब नहीं करेंगे, अगर बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, मान लो कि भैया 1% 2% की हारेंगे, तो मत करो, वरना नॉर्मली तो करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है तो हम नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर हो सकता है, याद रख लेना, रिसोर्स इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होता है। अगर लाइन याद हो सके तो बेटा इंपॉर्टेंट है, 4 5 वर्ड तो है, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो, ये फॉल्स है क्योंकि भैया ये बोलता है डिस्क्लोज नहीं करते, जबकि डिस्क्लोज करते हैं। प्रोविजन, या अभी क्या बताया, प्रोविजन मीट करता है ना कि प्रोविजन फेल्स करता है, तो भैया ये गलत है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फेल करता है। अ क्लेम ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज सर्टेन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, भैया ये तो सही है, हुआ ना गलत। यही यही भागो मत, रुको सुनो, नंबर का सवाल है। यहाँ पे देखिए प्लीज, सेंटेंस पढ़िए। यहाँ है बोला, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भैया हमें ये लाइन देख के बताओ, कंपनी पे केस हुआ है या कंपनी ने केस किया है। पढ़ लिया, देखो यहाँ पे क्या है, क्लेम इंटरप्राइज इज परसुइंग, भैया इंटरप्राइज पे नहीं कोई कर रहा है, इंटरप्राइज कर रहा है किसी पे। अगर इंटरप्राइज किसी पे कर रहा है तो उसको तो मिलना है, मिलने का अगर उम्मीद है,
आया तो आया वरना नहीं आया, जाएगा तो नहीं ना। अगर मिलने का उम्मीद है तो बेटा ये मिलने का उम्मीद हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया कॉन्टीजेंट एसेट। तो ये क्या हो गया कॉन्टीजेंट एसेट, और इसको तो एक और ही नहीं करता। आगे क्यों नहीं करते वैसे, कंजर्वेटिव अभी सीखा था ना थोड़ी देर पहले। When it is probable that the firm need to pay the obligation rise to the, हाँ भैया नहीं याद देखो, समझो यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन हो गया कि भैया हमें पे तो करना है, यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो गया प्रोविजन हो गया। ठीक है, प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रेजेंट फाइनेंशियल, देखो अगर जहां पे आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया तो भैया कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा लाइबिलिटी, अभी डिस्कस किया था ना भैया ने, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आया तो लाइबिलिटी होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, और ये तो ऐसा हुआ क्वेश्चन था वो लीगल वाला जो कंपनी परस्यू कर रही है। ठीक है, चलिए हमारे 2-3 यूनिट और कर लेते हैं, उससे हमारा क्या होगा, आपका ये क्या बोलते हैं थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क कवर हो जाएगा। देखते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस सिंगल है, सिंगल देखो क्या होता है ना, जितने जैसे लोग होते हैं वैसे उनके हिसाब से नियम कानून लगते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर कोई पॉलिसीज होती है वो सबके लिए सेम नहीं होती हैं। मान लो मेरा सीमेंट का बिजनेस है, मेरा टेलीकॉम का है, हम प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो सबका अलग अलग लगता है ना, तो सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किसी पे लग नहीं सकता, इसलिए हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत इफेक्ट करता है भैया। मान लो हम तुम्हें सिंपल बोल देते हैं कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं डब्ल्यू और एसएलएम, ठीक है, तो दोनों ही वजह से क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर इफेक्ट होगा तो भैया मेरा क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट इफेक्ट होगा। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना क्लोजिंग स्टॉक, याद है इतना, यहाँ पे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जाता है, तो भैया अगर ये ज्यादा कर दिया या कम कर दिया तो प्रॉफिट भी तो इफेक्ट होगा। तो भैया क्या बोला है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पागल है क्या, इम्पैक्ट करता है परफॉर्मेंस और पोजिशन को। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, पीएल वाली बात, तो भैया ये फॉल्स है, ये इफेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे समझो, अकाउंटिंग पॉलिसी ना अपने मन से चेंज मत कर देना। अकाउंटिंग पॉलिसी को हम बस दो केस में चेंज करते हैं। पहला केस हमारा क्या होता है, जब हमारा होता है लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ हमें कंप्लायंस करना है, या हमें देना है बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन टेशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हम अपने मन से, यहाँ पे बोला है कि सर हम अपने मन से चेंज कर देंगे, लाइक बिजनेस लाइक, नहीं ऐसा नहीं होता। रिक्वायर्ड बाय सम लॉ, स्टैट्यूट का मतलब लॉ होता है कंप्लायंस विद द एएस और मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो चलता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ भैया चलो अब चलते हैं, अब हम आई होप सो अच्छे से दिख रहे होंगे आपको भैया। चलिए आगे, देखो अब समझो यहाँ पे हमारे जो ये फीफो लिफो ये सब होता क्या है, सर इन्वेंटरी को मेजर करने का तरीका होता है, इन्वेंटरी के चैप्टर में पढ़ा था ना वहाँ पे फीफो लिफो वेटेड एवरेज। सर लेकिन यहाँ पे लिफो तो लिखा नहीं है, लिफो इसलिए लिखा है लेकिन लिफो लीगली अलाउ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखो, एंटरप्राइज में अडॉप्ट फीफो और वेटेड एवरेज, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में ही तो आता है कि भैया कौन सी पॉलिसी यूज करके अपना मेजर करेंगे। ठीक है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्कस। आप समझो यार, देखो हम आपको इसको दिखाते हैं, कि मान लो कि अगर हम कभी स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिए या अंडर वैल्यू कर दिए, हम कोई भी एक एग्जांपल की बात करें स्टॉक को लिए। अब यहाँ पे देखो हम क्या बोलते हैं, ये आपका ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है, ये आपका सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज, और ये बहुत रफली लिखे हैं, लेकिन समझना बस। ठीक है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक को अगर हमने 500 की जगह 600 कर दिया, जब हम लिख के दिखाते हैं, यहाँ देखो हम क्या बोलते हैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक 500 है। ठीक है, अगर मैंने इसको 100 प्लस कर दिया तो यहाँ पे भी 100 प्लस हो जाएगा, अगर मैंने -100 किया तो यहाँ पे -100 हो जाएगा। ये अपना क्या चल रहा है, पीएल अकाउंट या ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक को चेंज किए, प्रॉफिट फर्क पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा किए कम किए दोनों इफेक्ट हुआ ना, मतलब ओवर स्टेटमेंट भी हो सकता है और अंडर स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे केवल क्या लिखा है, ओवर स्टेटमेंट, जबकि ये चीज क्या है, गलत है, ओवर और अंडर दोनों हो सकता है। क्लियर हुआ, आई होप हो गया होगा। सांसें लेनी है, सांसें लेनी, पढ़ो एग्जाम आ गया है। चलिए यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो गया, द फोर, देखो यहाँ पे ना नाम ध्यान रखना क्या क्या है, फोर जनरली एक्सेप्टेड, जो गैप बोलते हैं ना, जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट, वो क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, इलाइजर वैल्यू, ये नहीं होता है बेटा, क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या करते हैं, खरीदते समय जो पैसा दिए थे उसको बोलते हैं। अब देखो
एसेट आर कैरीड एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग। देखो अगर जो हमें टिक के पैसा मिलेगा वो तो रियलाइजेबल वैल्यू बात बोलता है ना, तो ये वाली हमारी चीज गलत हो जाती है और बोलता है रियलाइजेबल वैल्यू ना कि फ्यूचर वैल्यू। समझ में आया? मतलब कि क्या बोला है, अगर हम सामान को बेचेंगे तो जितना मिलेगा उस पर एक और करो, तो ये तो रियलाइजेबल वैल्यू वाला बात हो गया ना। प्रेजेंट वैल्यू लाइबिलिटी आर कैरीड एट द फ्यूचर। देखो यहाँ पे गलत कर दिया। लाइबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू है, कॉन्सेप्ट हम लाइबिलिटी को किस पे कैरी करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे कि फ्यूचर वैल्यू पे। ऐसा है जो वो है दाम वहां पे, मैथ्स में सीखा होगा, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में। यहाँ पे कोई चीज है, मान लो 100 रुपए की 10% का इंटरेस्ट रेट होता है, इसको वापस खींच के यहाँ पे लाते हैं ना, तो क्या करते हैं 100/1.1, 90 पॉइंट जो भी आता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट बोलता है कि आगे कोई चीज है उसको हम आज खींच के लाएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट करते हैं ना कि फ्यूचर पे। ठीक है, नेट कैश फ्लो, अब बाकी तो लाइन सेम है। अब देखो समझो, ये जो 10 लाख हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 लाख की नई मशीन थी मैम, आज के दाम पे अगर उसको आज को अगर जाएंगे तो 20 लाख की पड़ेगी, तो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट 20 लाख है, नहीं बेटा, ये वाली मेरी क्या है, करेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, करेंट कॉस्ट नहीं 20 लाख है, ये दोनों है। आई चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट टू बी गिवन। आप देखो हम यहाँ पे आपको दो वर्ड बताते हैं बेटा, ये क्या। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट कर रहे थे, हम कर रहे थे, एक हमारा होता है प्रोस्पेक्टिव और एक हमारा होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब देखो जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है वो बोलता है यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ तो उसका इफेक्ट हम पहले से देंगे। प्रोस्पेक्टिव क्या बोलता है, नहीं, जो चेंजेस हुआ वो आगे से देंगे। जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं वो हमेशा हम क्या करते हैं, आगे से, ना कि पीछे से। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट का चेंज भी अकाउंटिंग पॉलिसी वाला काम होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं भैया नहीं, जो भी एस्टिमेट का चेंज होता है वो हमारा कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव, नहीं होता वो होता है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख लो, पॉलिसी मतलब एस्टिमेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे सीखा था ना, WDV, SLM, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सीखा था, या फिर सीखोगे इन द केस अगर नहीं देखा है, कि अगर 3 साल 4 साल बाद हमने कोई चेंज किया है, जैसे लाइफ ज्यादा हो गई, कम हो गई, स्क्रैप वैल्यू में चेंजेस आ गया, तो ये सब की बातें करता है। ठीक है, चलो अगला क्या है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है भैया, डेफिनेटली उसकी वैल्यू तो करते हैं, तो गलत है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज, ये सही है, ऑल रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग विद द फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, अभी ऐसा कुछ किए भी थे, ये हो गया। अगला देखते हैं बेटा, देखो ये आखिरी चैप्टर है और फिर आपका कवर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, देखो इतना लंबा सा लाइन है, पढ़ लेना, सही है, बस टू लिखाना। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ ना भैया नहीं, कानून से बड़ा तो कुछ नहीं होता है, तो कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेवर ओवरराइड द स्टैट्यूट। ठीक है, उसी के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। डिफिकल्टी भैया ये तो सही है भैया, डिफिकल्टी जो होती है डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को चूज करने में, वो हमारा लिमिटेशन है ना कि बेनिफिट है, इसलिए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, इट्स नॉट अ बेनिफिट, इट्स अ लिमिटेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, देखो जब हम कोई एडिशनल डिस्क्लोजर करते हैं ना, अकाउंटेंट के हिसाब से मत सोचो कि उसका काम बढ़ गया, ये सोचो कि यूजर्स को अच्छा हो गया, तो ये क्या होता है, बेनिफिट होता है। 3 बेनिफिट होते हैं, इसमें से एक हमारा क्या होता है, एडिशनल डिस्क्लोजर। ठीक है, और जो चॉइस करते थे वो लिमिटेशन था। ABS फुल फॉर्म दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन बेंचमार्किंग नहीं होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, लिमिटेशन होता है, डिफिकल्टी वाला होता है और रेस्ट्रिक्शन होता है। अब देखो क्या होता है ना, नो लिमिटेशन नो डिफिकल्टी में बेस्ट होगा आप ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट याद करके जाओ, आपको बेनिफिट होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया इशूड बाई, भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी हुए उसके लिए भी तो हमारा ICAI है ना, वो काम करता है, तो फॉल्स है, ये हम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? देखिए अब आपका क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, इनमें से कुछ पक्का आपको मिलने वाले हैं, अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके बाद अच्छे से देखिए। उसके बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में, देखो समझो हम क्या बोल रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताओ, आप कौन से अकाउंट्स के चैप्टर हैं जिसका आप कोई कॉन्सेप्ट का रिवीजन चाहते हो, जैसे कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का एकोमोडेशन बिल था, मैक्सिमम लॉस मेथड आपके पार्टनरशिप के रिजोल्यूशन में था, ऐसे कोई भी चैप्टर है जिसका आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन चाहते हो तो बोला हम वो दे देंगे, प्लस ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जो आप अगर चाहते हो कि हम आपको डिस्कस कर दें पूरा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, आप प्लीज बोलिए, हम उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। एग्जाम बगल में है और एग्जाम बगल में नहीं भी है तो आप बताइए कि क्या करना है,
ठीक है, जिस तरह से है हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आपके हेमंत भैया आपके साथ हैं, बस आप हिम्मत रखिए। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ठीक है।